हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू कॉमर्स अड्डा 24/7। माय नेम इज हर्ष एंड आई एम बिजनेस स्टडीज मेंटर। ये है डे 3 ऑफ वायरल सीरीज ऑफ बिजनेस स्टडीज, जहां पे हम करने वाले हैं अपनी केस स्टडीज को सॉल्व। तो चलिए आते हैं और शुरू करते हैं अपनी डे 3 की पहली केस स्टडी। चलो भाई, तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है केस स्टडी में। आप लोग को सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना है, क्योंकि आप लोगों ने भी यही बताया कि सर पहले क्वेश्चन पढ़ के जब हम केस स्टडी पढ़ते हैं ना, तो फिर हमें एक आइडिया लग जाता है कि किस तरीके से किस बारे में केस स्टडी है। तो मतलब शुरू करते हैं एंड सबसे पहले जानते हैं कि यार ये केस स्टडी है किस बारे में। चलो यार, नेम द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। लो भैया, क्वेश्चन यहां पे साफ है, नेम द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। अब भैया मैनेजमेंट के होते हैं 5 फंक्शन: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। तो भैया यहां पे हमको फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के बारे में बात करना है और हमको पता है कि 5 मैनेजमेंट के फंक्शंस होते हैं। तो ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। ऑल्सो आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द स्टेप ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस्ड अबव। यानी कि बेटा जो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट हम लोग ढूंढ के लाएंगे ना, हमें उसके स्टेप्स बताने हैं। अच्छा, स्टेप्स कहां लिखे होते हैं भैया? स्टेप्स लिखे होते हैं प्रोसेस में। कहां लिखे होते हैं? प्रोसेस में। यानी कि हमको हर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट की प्रोसेस याद होनी चाहिए, चाहे वो प्लानिंग की प्रोसेस हो, चाहे वो स्टाफिंग की प्रोसेस हो, चाहे वो सिलेक्शन की प्रोसेस हो, चाहे वो कंट्रोलिंग की प्रोसेस हो। हमें हर प्रोसेस के बारे में जानकारी होनी चाहिए पेपर में जाने से पहले। चलिए अब केस स्टडी पढ़ते हैं। टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर सुपर टेक्सटाइल्स रिपोर्टेड 43% फॉल इन इट्स प्रॉफिट। टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर मतलब कौन होता है? जो लोग कपड़ा वपड़ा बनाते हैं, ठीक है। और कंपनी का नाम है सुपर टेक्सटाइल्स। इन्होंने रिपोर्ट किया है कि इनके प्रॉफिट में 43% की गिरावट आई है, 43% का फॉल आया है इनके प्रॉफिट्स में। इन द फोर्थ क्वार्टर एंडेड 31 मार्च 2017। यानी कि साल चल रहा है 2017 का, और जो लास्ट क्वार्टर था ना, वहां पे इनको 43% का लॉस हुआ है, यानी कि प्रॉफिट में गिरावट आई है। विच इज बियॉन्ड द एक्सेप्टेबल रेंज 25% डिसाइडेड बाय द कंपनी। अब देखो, ये जो है ना बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। कंपनी में डेविएशन टॉलरेंस लिमिट होती है। मैं बताता हूं आपको, डेविएशन टॉलरेंस लिमिट। देखो नाम से पता लग रहा है, डेविएशन मतलब कमियां, लिमिट मतलब सीमा, और टॉलरेंस मतलब बर्दाश्त करने की क्षमता। यानी कि कमियों को बर्दाश्त करने की क्षमता ये कंपनी डिसाइड करती है। सुपर टेक्सटाइल्स लिमिटेड ने अपनी डेविएशन टॉलरेंस लिमिट डिसाइड की हुई है 25%। यानी कि लॉस अगर हो तो कितना हो? 25% से ज्यादा ना हो। लेकिन भैया यहां पे लॉस कितना हो गया? 43% का। समझ रहे हो? लॉस कुछ ज्यादा ही हो गया, जो कि हमारे एक्सेप्टेबल रेंज या डेविएशन टॉलरेंस लिमिट के आगे निकल गया। दिस वॉज ड्यू टू हायर फ्यूल कॉस्ट एंड लोअर यील्ड ऑन अकाउंट ऑफ डीमोनेटाइजेशन। और ऐसा इस वजह से हुआ क्योंकि कंपनी में जो फ्यूल की कॉस्ट लगती थी ना, वो ज्यादा हो गया, और प्रोडक्शन ज्यादा नहीं हो पाया क्योंकि डीमोनेटाइजेशन आ गया था। मतलब नोटबंदी कर दी थी ना, आपकी जो मोदी सरकार है, इन्होंने नोटबंदी कर दी थी। नोटबंदी होने की वजह से फ्यूल की जो कॉस्ट है वो ज्यादा हो गई और प्रोडक्शन जो है वो कम हो गया। इस वजह से कंपनी को लॉस हुआ। द कंपनी एम्स टू इंप्लीमेंट कॉस्ट सेविंग मेजर्स। और फिर कंपनी ने सोचा कि क्यों ना हम एक कॉस्ट सेविंग मेजर्स अपनी कंपनी के लिए निकालें, जहां पे हम कॉस्ट बचाने की बातें करेंगे। ठीक है भाई, कंपनी का अपना मन है, जैसे चाहे वो अपने लॉस को कम कर सकती है। ठीक है, और इसके लिए इन्होंने बहुत सारा काम किया, कॉन्ट्रैक्ट्स को रिस्ट्रक्ट किया, बिजनेस प्रोसेसेस को एक बार फिर से अपना टारगेट सेट करने के लिए बनाया। यानी कि इन्होंने सारी तैयारी कर ली ताकि आगे आने वाले साल में 2018 के साल में कोई लॉस ना हो। एक बार दोबारा से केस स्टडी रिपीट कर दे रहा हूं। टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर है एक कंपनी जिसका नाम है सुपर टेक्सटाइल। इनकी डेविएशन टॉलरेंस लिमिट थी 25%, बट इनको लॉस हो गया है 43%। अब इनको पता चला, ये देखने पे कि कमी कहां रह गई, पता चला कि भैया डिमोनेटाइजेशन की वजह से फ्यूल की कॉस्ट जो है ज्यादा हो रही थी और हमारा प्रोडक्शन कम हो रहा था। फिर उसके बाद उन्होंने कुछ चीजें की जिसकी मतलब ये तैयारी थी कि अगले साल हमको लॉस ना हो, हमको भैया प्रॉफिट हो। ठीक है, तो अब यार एक सिंपल सी बात है कि यहां पे किस चीज की बात हो रही है? यहां पे कंट्रोलिंग की बात हो रही है कि नहीं हो रही है? यहां पे हमने क्या किया? सबसे पहले हमने एनालाइजिंग डेविएशन, हमने कमियों का पता लगाया कि कमियां हुई क्यों। पता चला कि फ्यूल कॉस्ट ज्यादा थी और प्रोडक्शन कम था। और फिर हमने अपने बिजनेसेस प्रोसेस को सही किया और हमने कॉन्ट्रैक्ट को रिस्ट्रक्ट किया, यानी कि हमने करेक्टिव एक्शन भी लिया ताकि आगे आने वाले सालों में प्रॉफिट हो और लॉस ना हो।
तो चलिए यहां पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। बिल्कुल भाई, जो हमने अनुमान लगाया था बच्चा पार्टी वो बिल्कुल सही था। देखो सिंपल सी बात है यार, केस स्टडी अपना रास्ता आपको खुद बताएगी, ठीक है। आपको क्या करना है ना, बस केस स्टडी के पीछे 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 चलते जाना है, वो आपको मंजिल तक पहुंचा देगी। केस स्टडी में साफ साफ लिखा हुआ है यार कि लॉस हुआ है, और लॉस हुआ है यानी कि डेविएशन को एनालाइज किया और फिर करेक्टिव एक्शन लिया। और फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट तो भैया 5 होते हैं। अब मुझे आप बता दो कौन से फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में करेक्टिव एक्शन लेने की बात करते हैं? कंट्रोलिंग में करते हैं। इसके लिए आपको कंट्रोलिंग की प्रोसेस जो है वो याद होनी चाहिए। तो चलो, कंट्रोलिंग ए और द स्टेप्स ऑफ कंट्रोलिंग डिस्कस्ड अबव आर। हमसे 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला कि फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बताइए, हमने सिंपल एक लाइन में बताया द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस्ड अबव इज कंट्रोलिंग। और फिर हमसे पूछा गया कि भैया कंट्रोलिंग के प्रोसेस में कौन से स्टेप्स के बारे में यहां बात की गई थी, तो हमने बता दिया कि भैया इस बारे में बात की गई थी। अच्छा, ये क्वेश्चन कितने नंबर का निकल के आएगा? अगर आपके पेपर में आएगा तो 4 नंबर का आएगा, उससे ज्यादा का क्वेश्चन नहीं आएगा क्योंकि केस स्टडी छोटी है कंपैरेटिवली। तो एनालाइजिंग डेविएशन, बेटा डेविएशन का मतलब होता है कमियां, गलतियां, लॉस। हमें डेविएशन को एनालाइज करना है। कैसे? देखो यहां पे लिखा हुआ है सम डेविएशंस इन परफॉर्मेंस इज एक्सपेक्टेड इन ऑल एक्टिविटीज। क्या मतलब, कहने का मतलब क्या है कि दुनिया में कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है। प्रोडक्शन करते समय, बिजनेस करते समय, हर एक्टिविटी में आपको डेविएशन मिलेगी ही मिलेगी। बेटा 100% परफेक्ट तो कोई कंपनी हो नहीं जाएगी, कुछ ना कुछ कमियां तो रही जाएंगी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, हमको यह पता लगाना होगा कि एक्सेप्टेबल रेंजेस ऑफ डेविएशन क्या है। मतलब कमियां होंगी लेकिन कितना हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि एक कंपनी 2000 यूनिट्स प्रोड्यूस करती है, ठीक है, और उनका टारगेट है 2000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने का, लेकिन एक्चुअली में 1950 यूनिट प्रोड्यूस की। अब आप मुझे बताइए क्या ये 50 यूनिट एक्सेप्टेबल है? आप कहोगे हाँ सर 50 यूनिट की ही तो बात है, एक्सेप्ट कर लेते हैं सर, बिल्कुल। लेकिन 2000 सोचा था और भैया बनाया 500, क्या ये एक्सेप्टेबल है? आप कहोगे नहीं सर ये एक्सेप्टेबल बिल्कुल नहीं है। 50 और 1500 में बहुत फर्क है सर, यानी कि 50 एक्सेप्टेबल है, 500 एक्सेप्टेबल नहीं है। तो एक कंपनी को यह भी डिसाइड करना पड़ेगा कि उनकी डेविएशंस की एक्सेप्टेबल रेंजेस क्या हैं। इसके बाद जो डेविएशंस इंपॉर्टेंट है, जिन डेविएशन से बहुत लॉस हो रहा है, जिन कमियों को दूर करने की बहुत सख्त जरूरत है, अर्जेंट है, तो उसको भैया अर्जेंटली ट्रीट किया जाए एंड उसको तुरंत सही करने की कोशिश की जाए। डेविएशन इन की एरियाज का मतलब है इंपॉर्टेंट एरियाज। तो ऐसी कोई डेविएशन जो कि इंपॉर्टेंट एरियाज में आ रही है उसको अर्जेंटली आप दूर करिए, है ना, एज कंपैरिजन टू इनसिग्निफिकेंट एरियाज। मतलब जो इंपॉर्टेंट एरियाज की डेविएशंस है आप उनको पहले ट्रीट करिए और जो इंपॉर्टेंट नहीं है उनको आप बाद में ट्रीट करिए, यानी कि प्रायोरिटी आप इंपॉर्टेंट वालों को देंगे, ठीक है। तो ये हो गया डेविएशन एनालाइज करने का। अब जब भी आपके कंट्रोलिंग की प्रोसेस में आएगा तो ये 3 लाइन लिख के आओगे, प्रॉपर नंबर मिलेगा, ठीक है, कोई नहीं रोक सकता आपके नंबर को। सबसे पहले क्या लिखना है कि हर एक्टिविटी में परफॉर्मेंस करते समय डेविएशन होंगी ही होंगी। उसके बाद हमें एक्सेप्टेबल रेंजेस करनी होंगी, जो मैंने एग्जांपल दिया आप उसको इंग्लिश में लिख के आ सकते हो, ठीक। फिर लास्ट में लिखना है कि भैया जो इंपॉर्टेंट एरियाज है वहां पे डेविएशन पहले एनालाइज करो। ये तो हो गया एक स्टेप। अब आते हैं दूसरे स्टेप पे। डेविएशन एनालाइज करने के बाद, कमियां पता लगाने के बाद हमें क्या करना है? हमें करेक्टिव एक्शन लेना है, हमें अपनी गलतियों को सुधारना है। यही तो सीखा है ना हमने। हमें क्या करना है? अपनी गलतियों को सुधारना है, यानी कि करेक्टिव एक्शन लेना है। तो कंट्रोलिंग की प्रोसेस का जो फाइनल स्टेप है वो क्या है? टेकिंग करेक्टिव एक्शन। नो करेक्टिव एक्शन इज रिक्वायर्ड व्हेन द डेविएशन आर विद इन द एक्सेप्टेबल लिमिट। अगर डेविएशंस एक्सेप्टेबल लिमिट के अंदर है तो किसी भी करेक्टिव एक्शन की जरूरत नहीं है। When the deviation go beyond the acceptable ranges, especially in the important areas, it demands immediate managerial attention। कहा जा रहा है कि जब कभी भी टॉलरेंस लिमिट के या एक्सेप्टेबल रेंजेस के ऊपर चली जाए डेविएशन, कमियां कुछ ज्यादा ही हो जाए, तब तुरंत ही मैनेजर्स को अटेंशन देनी चाहिए। मैनेजरियल अटेंशन की रिक्वायरमेंट तुरंत ही आती है, इमीडिएट आती है, ताकि डेविएशंस दोबारा अकर ना हो, डेविएशंस डू नॉट अकर अगेन एंड स्टैंडर्ड्स तुरंत ही अकॉम्प्लिश हो जाए, ठीक है। बेसिकली हर कंपनी के मैनेजर को यही तो कहा गया ना कि आप अपने स्टैंडर्ड्स को मीट करिए, डेविएशंस को दूर करिए, करेक्टिव एक्शन लीजिए। तो यहां भी आपको 3 पॉइंट लिख के आना है, रिवाइज करा दे रहा हूं। पहला पॉइंट,
कि कंट्रोलिंग का फाइनल प्रोसेस है टेकिंग करेक्टिव एक्शन। दूसरा पॉइंट आपको लिख के आना है कि कोई भी करेक्टिव एक्शन लेने की जरूरत नहीं है अगर डेविएशन एक्सेप्टेबल रेंजेस के अंदर है। और तीसरा पॉइंट है कि डेविएशन अगर एक्सेप्टेबल रेंजेस के बाहर चली गई है, टॉलरेंस लिमिट के बाहर चली गई है, तो इमीडिएट मैनेजरियल अटेंशन की जरूरत है और ताकि डेविएशन दोबारा से ना हो और अपने स्टैंडर्ड्स अकॉम्प्लिश हो जाएं। तो बच्चों बताइएगा कमेंट करके कि ये केस स्टडी आपको कैसी लगी एंड सॉल्व करने में इजी लग रही थी या नहीं लग रही थी। देखो मैं जितनी भी केस स्टडी ला रहा हूं आपके लिए वो सारी केस स्टडीज अलग अलग चैप्टर से आ रही हैं, अलग अलग टॉपिक से आ रही हैं। कोई प्रोसेस की है तो कोई इंपॉर्टेंस की है, कोई प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की है। तो स्टे ट्यून्ड विद वायरल सीरीज एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो टू कम। ठीक है बच्चों, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।